Okay, good morning everyone. So हम लोग अपने क्लास को शुरू करेंगे आज और मैं चाहता हूं कि आज वर्नर्स थ्योरी को हम लोग कंप्लीट कर लें. So right, thank you very much guys for constantly updating me. Okay. So I'm going to share my screen once again. विदुषी, आपको मेरी आवाज आ रही है? विदुषी उपाध्याय? यस सर. मेरी आवाज आ रही है ना आपको? यस सर. ओके, गुड. ठीक है. विदुषी, मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? यस सर. So विदुषी, can I keep in sort of constant conversation with you अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो? नो सर. ठीक है. So हम लोगों ने पिछली बार आज तीसरा लेक्चर है, तीसरा या चौथा, आई कांट रिमेंबर, लेकिन ये कि हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के डिस्कशन को हम लोगों ने शुरू किया था और हम लोगों ने बात करी थी मॉलिक्यूलर एंड एडिशन कंपाउंड्स की, और हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि हम मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड किसे बोलते हैं. ये सारी बातें हम लोग ऑलरेडी बहुत डिटेल में हर बात को हम डिस्कस कर चुके हैं. सो दीज आर द स्लाइड्स दैट आई हैव ऑलरेडी शोन यू. ये कुछ एग्जांपल्स हैं कार्नेलाइट के, मोर सॉल्ट के, पोटाश एलम के. These are examples of double salts, and then these are examples of complex compounds. और मैंने कहा था कि जो मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड्स हैं ये दो प्रकार के हैं. एक कैटेगरी है जिसको हम डबल सॉल्ट्स बोलते हैं, दूसरी कैटेगरी है जिसको हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कहते हैं. और डबल सॉल्ट्स क्या होते हैं आपके सामने है. बहुत सारी बातें हम लोग इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस हम कर चुके हैं. सो आई डोंट वांट टू कीप रिपीटिंग दोस थिंग्स अगेन एंड अगेन. पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में आपको ये सारी बातें ऑलरेडी डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं. सो वी विल गेट इनटू इट. एंड देन व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड and how a complex compound is kind of different from just a minute. How a complex compound is different from a double salt. क्या characteristics हैं जो दोनों में फर्क हैं. So इसके बारे में भी हम लोगों ने discussions already कर लिए हैं. ये slides मैं आपको already पहले दिखा चुका हूँ. ये जो हेक्सामीन निकल 2 क्लोराइड के एग्जांपल है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. टेट्रामीन कॉपर 2 सल्फेट के एग्जांपल हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. और जो सवाल था वो मेरा ये था कि जब कॉपर सल्फेट, टेट्रामीन कॉपर 2 सल्फेट डिसोशिएट करता है, देन व्हाई डज नॉट इट गिव द टेस्ट फॉर कॉपर आयन, व्हाई इट गिव्स टेस्ट ओनली फॉर सल्फेट आयन. ये हम लोगों ने डिस्कशन किया था. सिमिलरली ऊपर जो एग्जांपल लिखा हुआ है कि hexamine nickel 2 chloride, so the question can be that when hexamine nickel 2 chloride dissociates, it gives the test only for chloride ion and doesn't give the test for nickel ion. या अगर हम सवाल को थोड़ा सा इन्वर्ट करके पूछें तो सवाल ये हो सकता है कि can hexamine nickel 2 chloride be used to test for the presence of nickel cation, and can tetramine copper 2 sulfate be used to test for the presence of copper ions? And the answer is, of course, it is no. Or so I have put in this huge big why over here. Why hexamine nickel 2 chloride can give the test only for chloride ions and not for nickel, and tetramine copper 2 sulfate will give the test only for sulfate ion and not for copper ion? Why is it so? और हम लोगों ने concept discuss किया था जिसको कि हम the concept of कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ आयनाइजेशन स्फीयर कहते हैं. और बहुत सारी बातें हम लोगों ने इसमें डिटेल में डिस्कस करी थी. इनफैक्ट पिछली बार हम लोगों ने थोड़ा डीडी स्प्लिटिंग की भी बात करी थी, डीडी ट्रांजिशन की बात करी थी. एंड ऑफ कोर्स दैट इज नॉट पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन, बट स्टिल आप में से कुछ ने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे. सो आई ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस फॉर यू कि क्यों इस तरह से होता है, और हम लोगों ने इसके बारे में सारी बातों को डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. नाउ दिस इज वेयर वी हैड बेसिकली सॉर्ट ऑफ लैंडेड लास्ट टाइम, और हम लोग यहीं से डिस्कशन को हम शुरू करेंगे. मैंने कहा था ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, कॉमन टर्म्स हैं जो कि बार बार इस्तेमाल होते हैं. तो मैं चाहता हूं जरूर से कि हम लोग इन टर्म्स को भी डिस्कस कर लें. इन केस देयर इज समथिंग इंपॉर्टेंट देन यू कैन ऑल्सो नोट इट डाउन. आई विल dictate a few things here. कुछ चीजें मैं व्हाइट बोर्ड पर आपको एक्सप्लेन करूंगा, कुछ चीजें मैं डिक्टेट करूंगा, so that you can keep making your notes as such.
So let's begin over here. Now, what is a coordinate compound or a complex compound? What is a coordinate compound or a complex compound? विदुषी, मेरी आवाज आ रही है ना आपको? Yes, sir. Great, thank you, thank you. So the first thing, so heading डाल लीजिएगा coordinate compound या complex compound, ये heading डालिए और let's discuss over here. Let me use the pen. Okay. Let's go to the whiteboard. Now, सवाल ये है, what is a complex compound or a coordinate compound? So let's just pick up this example over here. Say for example, हमारे पास एक complex compound है, एक सेकेंड, इसको आप मेरे साथ साथ नोट भी करते चलिएगा so that you are also constantly updated. So मान लीजिए हमारे पास है CuNH3 whole 4 SO4, CuNH3 whole 4 SO4 और इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम है टेट्रामीन कॉपर 2 सल्फेट. अब इसका नाम टेट्रामीन कॉपर 2 सल्फेट कैसे पड़ा, इसके बारे में हम लोग बाद में बातचीत करेंगे, जिसमें मैं आपके साथ नोमेनक्लेचर डिस्कस करूंगा. लेकिन अभी फिलहाल हम लोग इस बात को आगे लेके चल रहे हैं. अब देखिएगा, जब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डिसोशिएट होगा तो ये दो भागों में डिवाइड हो जाएगा. एक है Cu NH3 whole 4 2 plus SO4 2 minus. ठीक है. So CuNH3 whole 4 SO4, this is tetramine copper 2 sulfate. When it dissociates into CuNH3 whole 4 2 plus SO4 2 minus. Now ये जो species बनी है, ये species जो बनी है, इस species को हम कहते हैं, this is called a complex ion. It is called a complex ion. And what is this species called? This is called a simple ion. So a complex ion and a simple ion. So ये पहली परिभाषा है, इसको बहुत गौर से सुनिएगा. What is a coordinated compound or a complex compound? Answer अगर लिखना हो तो लिख भी सकते हैं. A coordinate compound or a complex compound is a species, is a compound which dissociates to form one complex ion and simple ion. A complex compound or a coordinate compound is a compound of which on dissociation produces a complex ion and simple ion. A complex compound is a species or a compound. A coordinate compound is a compound which dissociates to produce a complex ion and simple ion. ये प्राइमरी डेफिनेशन है एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड की या एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की. ये प्राइमरी डेफिनेशन है किसे हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज कि let me just change the color over here just to help you understand. Question is, कॉपर और अमोनिया ये आपस में डिसोशिएट क्यों नहीं हुआ, ये आपस में ब्रेक क्यों नहीं हुआ, while कॉपर और जो सल्फेट है ये आपस में डिसोशिएट हो गया. ये डिसोशिएट हुआ इसीलिए सल्फेट सिंपल आयन की फॉर्म में सेपरेट हो गया. ये दोनों आपस में डिसोशिएट नहीं हो पाए, इसीलिए एज ए कॉम्प्लेक्स आयन एग्जिस्ट करते हैं. नाउ इसका जवाब हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट कॉपर एंड अमीन ग्रुप आर अटैच्ड टू ईच अदर थ्रू ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड which does not dissociate or which does not ionize or break up in the presence of water. जब पानी में घोला जाएगा तो ये CuNH3 whole 4 डिसोशिएट नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों कॉपर और अमीन ग्रुप आपस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं. जबकि कॉपर और सल्फेट ये आपस में एक दूसरे से आयनिक बॉन्ड से जुड़े हैं,
जो कि पानी की प्रेजेंस में डिसोशिएट हो जाता है, इसीलिए सल्फेट आयन सेपरेट हो जाता है और रिमेनिंग पार्ट जो है वो एज ए कॉम्प्लेक्स आयन एग्जिस्ट करता है. सो व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड? जो सेकंड डेफिनेशन है वो ये है दैट अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और अ कोऑर्डिनेट कंपाउंड इज वन इनसाइड व्हिच कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड. एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड वो है जिसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है, और क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, पानी की प्रेजेंस में वो डिसोशिएट नहीं होता है, इसीलिए कॉम्प्लेक्स आयन की स्थापना होती है. सो दो बातें मैंने आपको बताई हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में दो बातें बताई हैं. पहली बात मैंने ये बताई है कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड वो है जो डिसोशिएट होने पर कॉम्प्लेक्स आयन बनाता है और सिंपल आयन बनाता है. दूसरी बात, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इस तरह से भी परिभाषित किया जाता है कि ये वह कंपाउंड है जिसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है. सो ये दो बातें हैं, एंड आई होप दैट यू हैव noted down these things. You must keep noting it down so that when you are making your own notes or when you are preparing for examination or getting yourself ready for the subject, तो आपके पास ये सारी चीजें होनी चाहिए. दूसरी बात Sir, do ammonium NH4 is a complex compound? NH4? Yeah. नहीं, अमोनियम आयन है वो. आयन है, बट वहाँ पे जो एक H जो रहता है वो तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से लिंक्ड रहता है ना, अमोनिया से. दैट इज अ डिफरेंट थिंग. अमोनिया जो है, NH3 जो है, NH3 जब ये अमोनियम आयन में कन्वर्ट होती है, अमोनिया जब अमोनियम आयन में कन्वर्ट होता है, तब नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वो देखिए, ये नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है ना, ये बात आपको पता है ना. नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, और नाइट्रोजन के पास वैलेंस शेल में जो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, वो 3 हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बना लेते हैं, तो अमोनिया मॉलिक्यूल बन जाता है. अमोनिया मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. तो जब ये नाइट्रोजन जिसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जब ये नाइट्रोजन एक H+ आयन के कांटेक्ट में आता है, H+ आयन का मतलब क्या हो गया? एक ऐसा हाइड्रोजन जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, राइट. तो हमारे पास ये देखिए, ये नाइट्रोजन है, इसके पास लोन पेयर है, और याद रखिएगा ये नाइट्रोजन, एक सेकेंड रुकिए, जस्ट लेट मी डू अ लिटिल चेंज ओवर हियर. थोड़ा मैं जगह बना रहा हूं कुछ ड्रॉ करने के लिए. ओके, सो ये हमारा नाइट्रोजन है, और इसने 3 हाइड्रोजन एटम के साथ 3 बॉन्ड बना लिया, तो ये हमारा अमोनिया मॉलिक्यूल है ये, राइट. इसके पास ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. ऐसा नाइट्रोजन H+ आयन के संपर्क में आता है, और ये मानी बात है कि ये लोन पेयर है और ये वेकेंट ऑर्बिटल है. तो ये नाइट्रोजन जो है, अब ये नाइट्रोजन ऑलरेडी ध्यान रखिएगा कि अमोनिया मॉलिक्यूल की स्थापना कर चुका है, यानी कि 3 नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बन चुके हैं. ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वाला नाइट्रोजन H+ डोनेट करता है, H+ को डोनेट कर देता है. ठीक, ये जो बॉन्ड बना ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है. इसीलिए ये देखिए हमारा अमोनिया मॉलिक्यूल है, सिंपल है, बिल्कुल सीधा सीधा. ये नाइट्रोजन ने 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए, ये हमारा अमोनिया मॉलिक्यूल है. और जब अमोनिया मॉलिक्यूल अमोनियम आयन बनाता है, ऐसी परिस्थिति में तब नाइट्रोजन एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है. तो ये जो बन गया स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया, NH4+. ठीक है. तो सर NH4 भी तो हम लोगों का कोऑर्डिनेट कंपाउंड हुआ, बिकॉज उसमें भी तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है. अमोनियम आयन है, अमोनियम आयन के अंदर कुछ कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है. ये कंपाउंड का ही तो आयन है ना, अमोनियम आयन है, इट्स NH4+, इट्स नॉट अ कंपाउंड. हम कंपाउंड की बात कर रहे हैं. कंपाउंड वो है जो डिसोशिएट होने पर एक कॉम्प्लेक्स आयन बनाता है और एक सिंपल आयन बनाता है. ये जो एग्जांपल आपके सामने है जो आप पूछ रही हैं, दिस इज ओनली एन एग्जांपल हाउ अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड. कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है, ये उसका उदाहरण है. समझ गए. हाँ,
ओके, सो इतनी बातें हम लोगों ने कर ली हैं. लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ. जो दूसरा ओके, जो दूसरा हम लोग टर्म डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कॉम्प्लेक्स आयन. कॉम्प्लेक्स आयन, हेडिंग डालिए कॉम्प्लेक्स आयन, लिखिएगा. A complex ion is a positively or negatively charged species. Vidushi, my voice is clear, na? Yes, sir. Thank you. A complex ion is a positively or negatively charged species which contains the central metal ion, and ligands, bonded together by coordinate bond. 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 Full stop. A complex ion is formed. A complex ion is formed. A complex ion is formed when a coordinate compound dissociates. A complex ion is formed when a complex compound dissociates. किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के डिसोशिएट होने पर जो स्पीशीज बनता है, स्थापना होती है, उसे हम कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं. कॉम्प्लेक्स आयन नेगेटिवली चार्ज हो सकता है, पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है, और इसके अंदर सेंट्रल मेटल आयन होता है और लिगेंड्स होते हैं जो आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं. ठीक. नाउ लेट्स टेक अप एन एग्जांपल. से फॉर एग्जांपल वी हैव CO, NH3 whole 6 Cl3, हेक्सामीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड. इसको हम डिसोशिएट करें. जब हम इसको डिसोशिएट करेंगे तो क्या बनेगा? CO. ये रिएक्शन को मेरे साथ साथ आप मेहरबानी से लिखते चलिएगा. CO NH3 whole 6 3 plus 3 Cl minus, right? CO NH3 whole 6 Cl3, hexamine cobalt 3 chloride. On dissociation produces hexamine cobalt 3 ion and chloride ion. तो ये जो स्पीशीज बनी है, इसी स्पीशीज को क्या कहते हैं हम? दिस इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स आयन एंड देन दिस इज ए सिंपल आयन. अब आप देखिए कॉम्प्लेक्स आयन की स्थापना कैसे हुई? जब एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड डिसोशिएट किया, कॉम्प्लेक्स आयन बन गया. कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर दो भाग हैं. एक ये जिसे हम कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन, डिपेंड करता है कि इसके ऊपर क्या चार्ज है, सेंट्रल मेटल एटम और आयन. और ये जो स्पीशीज है, इसे हम कहते हैं लिगेंड कहते हैं. अब देखिएगा हमारा ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है. ठीक, ये पॉजिटिवली चार्ज है. बट आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ ए कॉम्प्लेक्स आयन व्हिच इज नेगेटिवली चार्ज्ड. ओके, सो अभी मैंने आपको लिखवाया था कि कॉम्प्लेक्स आयन बनता कैसे है. जब एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड डिसोशिएट होता है, कॉम्प्लेक्स आयन बनता है. कॉम्प्लेक्स आयन पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है, नेगेटिवली चार्ज हो सकता है, और इसके अंदर सेंट्रल मेटल आयन पाया जाता है, लिगेंड पाया जाता है, जो आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं. Okay, now let's take up an example of a compound which will produce a negatively charged complex ion. Okay.
right? Now K4 Fe CN6, K4 FeCN6 पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2, ये जब डिसोशिएट होता है तो देखिए क्या बनेगा, 4K प्लस प्लस। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, Fe CN6 4 माइनस। अब ये 4 माइनस कैसे हुआ, इसको भी थोड़ा सा गौर से देखिएगा कि ये 4 माइनस कैसे हुआ। अच्छा, ये 3 प्लस कैसे हुआ था। अमीन जो है वो एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसके ऊपर चार्ज क्या हो गया, 0, और कोबाल्ट जो है वो ट्राई पॉजिटिव है, तो कोबाल्ट ट्राई पॉजिटिव है, अमीन लिगेंड जो है वो न्यूट्रल है, इसीलिए ओवरऑल चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन इज +3। ओके, algebraic sum है, algebraic sum, the charge on the complex ion, this charge on the complex ion is the algebraic sum of the charges on the central metal ion and the ligand। यहां पर आइए, नाउ जो साइनो लिगेंड होता है वो यूनी नेगेटिव है, यानी एक साइनाइड लिगेंड के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है, यहां 6 साइनाइड है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी -6, और ये -6 है और ये आयरन +2 है, तो +2 -6, एल्जेब्रिक सम कितना हो जाएगा, -4। सो दिस -4 चार्ज comes because of the algebraic sum। so ये हो गया हमारा सिंपल आयन, ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स आयन, और इस कॉम्प्लेक्स आयन की विशेषता देखिए, यहां पर कॉम्प्लेक्स आयन कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है। सो यहां पर कॉम्प्लेक्स आयन पॉजिटिवली चार्ज है, यहां पर कॉम्प्लेक्स आयन नेगेटिवली चार्ज है, और दोनों ही जगहों पर बाकी सारी बातें सेम है कि कॉम्प्लेक्स आयन कैसे बना, जब एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड डिसोशिएट होता है, डिसोशिएट होकर के वो सिंपल आयन प्रोड्यूस करता है और कॉम्प्लेक्स आयन प्रोड्यूस करता है। कॉम्प्लेक्स आयन पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है, फॉर एग्जांपल ओवर हियर एग्जांपल नंबर 1, या कॉम्प्लेक्स आयन नेगेटिवली चार्ज हो सकता है, एग्जांपल नंबर 2, एंड इन अ कॉम्प्लेक्स आयन देयर इज अ सेंट्रल मेटल एटम और आयन एंड देयर इज अ लिगेंड, एंड बोथ ऑफ देम आर जॉइंड टुगेदर बाय ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सो ये हो गया हमारा सेंट्रल मेटल आयन, एंड दिस ओवर हियर इज आवर लिगेंड। ठीक है, सो ये एक बहुत ही क्लियर एग्जांपल है, जस्ट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स आयन एंड हाउ वी आर प्रोसीडिंग इन दिस होल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। Okay, let's go forward now. Let's go forward. I hope you are noting these things down ताकि आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए, let's go forward. Now जो तीसरा जो टर्म है या तीसरा जो वर्ड है जिसको हमको समझना है, वो है सेंट्रल मेटल एटम या आयन। What is a central metal atom और आयन, अ सेंट्रल मेटल एटम और आयन। 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और आज क्योंकि हम सेंट्रल मेटल एटम आयन की बात कर रहे हैं इसीलिए उसको नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नोट कर लीजिए। ए स्पीशीज लिखिए, हेडिंग डालिएगा, सेंट्रल मेटल एटम या आयन लिखिएगा, स्पीशीज which is small in size, species which is small in size and has the ability, a species which is small in size and has the ability to accept, species which is small in size and has the ability to accept, electrons, has ability to accept electrons from a ligand, species which is
small in size and has the ability to accept electrons from ligand, can behave as a central metal, can behave as a central metal, atom or ion. Since the central metal atom or ion, accepts electrons from the ligand, receives electrons from the ligand, it is the acceptor species. आपको मालूम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब बनता है दो प्रकार की स्पीशीज होती है, एक को हम डोनर स्पीशीज कहते हैं, एक एक्सेप्टर स्पीशीज होती है. डोनर स्पीशीज वो है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, एक्सेप्टर स्पीशीज वो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, गेन करे. और सेंट्रल मेटल एटम या आयन जो है वो इलेक्ट्रॉनों को गेन करता है, इसीलिए इट इज द एक्सेप्टर स्पीशीज. सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज द एक्सेप्टर स्पीशीज एंड मस्ट have vacant orbitals to accommodate का मतलब होता है रखने की क्षमता होना, जगह होना, to accommodate those electrons. Full stop. Most of the transition elements कह लीजिए, most of the transition elements can behave as central metal atom or ion, ठीक है. सो ये तीसरी चीज है जो हम लोग डिस्कस करेंगे, सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन हम किसे बोलते हैं, और आपने इस बात को ऑलरेडी लिख लिया है. सो लेट्स टेक अप एन एग्जांपल हियर. से फॉर एग्जांपल वी हैव Cu, NH3 whole 4 2 plus CuNH3 whole 4. So now ध्यान रखिएगा, ये वो स्पीशीज है कॉपर जिसकी हम बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट दिस स्पीशीज, द सेंट्रल मेटल एटम और आयन. दिस इज द सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन. और ये जो स्पीशीज है इसे हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड अ लिगेंड, राइट. लिगेंड डोनर स्पीशीज है, सेंट्रल मेटल आयन को इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करता है. इसीलिए अगर आप नोटिस करेंगे तो कॉपर सेंट्रल मेटल आयन जो है वो एक्सेप्टर स्पीशीज है और वो अमीन लिगेंड की ओर से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करता है. और ये जो हमारा बॉन्ड है, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड ए, प्लीज एक्सक्यूज द राइटिंग, थोड़ा सा मुश्किल होता है व्हाइट बोर्ड पे लिखना, बट आई एम स्टिल ट्राइंग माय बेस्ट. दिस इज कॉल्ड ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड. सो कॉपर बिहेव्स एज द सेंट्रल मेटल एटम और आयन. नेक्स्ट, इसको मेहरबानी से आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, या अगर आप लिख रहे हैं तो और भी अच्छी बात है, जरूर से अपने पास रखिएगा इसको. ओके, लेट्स गो फॉरवर्ड. जो नेक्स्ट स्पीशीज है, जिसको नेक्स्ट टर्म है जिसको हमें डिस्कस करना है, दैट नेक्स्ट टर्म इज व्हाट? लिगेंड. ये मेरे ख्याल से जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, शायद अगर उसमें कोई एक चीज है जो सबसे ज्यादा इलैबोरेट है, सबसे ज्यादा डिटेल्ड है, और बहुत सारे लोगों के लिए सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो है, वो यही है, द स्टडी ऑफ लिगेंड्स. लिखिएगा, लिखिए. A species which has the ability
Vidushi, my voice is clear, na? Yes, sir. Thank you. Thank you. A species which has the ability to donate. Species which has the ability to donate one or more electron pairs. Species which has the ability to donate one or more electron pairs to the central metal atom or ion, by formation of a coordinate bond, is referred as a ligand. Full stop. Ligands may be monoatomic. ये इंपॉर्टेंट बात है. Ligands may be monoatomic. For example, यहाँ देखिए एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं स्क्रीन पर. क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, etc. And there is a full list of ligands which are monoatomic in nature. Okay, single atom. और ये तो सारे monoatomic हो गए. Ligands may be monoatomic, for example, chloride, bromide, iodide, etc. Or multiatomic, having more than one atom. एक ही ligand एक ही है, लेकिन उसके अंदर एक से ज्यादा एटम है. For example, SCN, thiocyanate, SCN, thiocyanate, ठीक है. NO, इसको कहते हैं नाइट्रोसिल. CO, इसको कहते हैं कार्बोनिल. CN, इसको कहते हैं साइनाइड या साइनोलिगेंड, and so on. There are many other ligands which are, there's a full list of ligands which are multiatomic in nature. Now, important बात देखिएगा, जितने भी मोनोएटॉमिक ligands हैं, इनमें क्योंकि इसमें एक ही एटम है, तो क्लोराइड लिगैंड ही डोनर एटम की तरह बिहेव करता है. यानी कि क्लोरीन के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन उसको डोनेट कर देता है. सो इन केस ऑफ मोनोएटॉमिक लिगैंड्स there is only one atom and that atom behaves as the donor atom. एक ही एटम है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर है, वही एटम डोनेट करता है, लिहाजा वही एटम क्या कहलाएगा? That atom itself will be called the donor atom. ठीक. लेकिन अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम ले लें SCN लिगेंड, थायोसाइनेट लिगेंड. ठीक है, इसमें सल्फर भी डोनर एटम की तरह बिहेव कर सकता है. लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर. सल्फर भी डोनर एटम की तरह बिहेव कर सकता है, नाइट्रोजन भी डोनर एटम की तरह बिहेव कर सकता है, which means there can be more than one donor atoms in a ligand if it is multi-atomic in nature. So किन्हीं केसेस में सल्फर अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कहीं पर नाइट्रोजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा. सो अगर सल्फर डोनेट करता है तो ऐसे लिगेंड को हम फिर थायो लिगेंड बोलते हैं, और अगर नाइट्रोजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसको फिर हम आइसो थायो कहते हैं. ये जिस समय हम लोग नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे वहां पर ये सारी बातें हम लोग और डिटेल में और भी कई सारे एग्जांपल्स को हम लोग डिस्कस किया करेंगे.
ठीक है। सो लिगेंड्स के बारे में अभी हम लोगों ने दो खास बातें स्टडी करी। पहली बात यह है, लिगेंड वह स्पीशीज है जिसके पास एक या उससे अधिक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो वो डोनेट करने के लिए तैयार है। ये पहली स्पीशीज है। क्योंकि वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसीलिए वो डोनर स्पीशीज है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा वो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सेंट्रल मेटल एटम या आयन को डोनेट करता है, दे पाता है। दूसरी बात, लिगेंड जो है वो मोनोटॉमिक भी हो सकते हैं, मल्टी एटॉमिक भी हो सकते हैं। मोनोटॉमिक एग्जांपल्स आपने लिखे हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड एंड सो ऑन। there is a list of monoatomic ligands, and then there are multi-atomic ligands। ऐसे लिगेंड जो लिगेंड तो एक ही है, लेकिन ये है कि लिगेंड तो एक है लेकिन उसके अंदर एक से ज्यादा एटम पाया जाता है। सो फॉर एग्जांपल ये लिगेंड है, ये नाइट्रोसिल, कार्बोनिल, साइनो, एक्वो, and there is a full range of multi-atomic ligands. Now, what is the difference? मोनो एटॉमिक जो लिगेंड्स हैं उसके अंदर एक ही एटम है और वही एटम डोनर एटम की तरह बिहेव कर सकता है। फॉर एग्जांपल क्लोराइड लिगेंड है, क्लोराइड या क्लोरो लिगेंड है, किसी किसी किताब में क्लोरो लिगेंड को क्लोरिडो लिगेंड भी कहा गया। इट्स द सेम थिंग, इट्स बेसिकली द सेम थिंग। आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर पिछले 7-8 सालों में थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो जो क्लोरो नाम था लिगेंड का, इस लिगेंड का नाम था, वैसे तो ये क्लोराइड आयन है, लेकिन जब ये लिगेंड की तरह बिहेव करता है तो इसका नाम हो जाता है क्लोरो लिगेंड। कुछ किताबों में कहीं कहीं पर लिखा हुआ है, इसको कहते हैं क्लोरिडो लिगेंड भी कहा जाता है, जैसे ब्रोमो, ब्रोमीडो। तो इस तरह के नॉमेनक्लेचर्स में कहीं कहीं पर है, लेकिन ये भी एक इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है कि whether we should call chloro ligand as chlorido ligand or not. But anyways, that's not the point. The point is here that ये मोनोटॉमिक लिगेंड है और मोनोटॉमिक लिगेंड में एक ही लिगेंड है, वही एटम जो है वो डोनर एटम की तरह बिहेव करता है। मल्टी एटॉमिक लिगेंड्स में, जैसा कि ये है, मल्टी एटॉमिक लिगेंड्स में हमारे पास लिगेंड एक है लेकिन उसके अंदर एक से ज्यादा प्रकार के एटम्स हैं। फॉर एग्जांपल इस वाले में HCN यूनिनेगेटिव में सल्फर भी है, कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी, ये सब मिल करके एक लिगेंड बना हुआ है। तो कभी कभी सल्फर एटम अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, और ऐसा अगर होगा तो हम ऐसे को हम लिगेंड को हम थायो लिगेंड कहेंगे। यदि HCN का नाइट्रोजन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ऐसे को फिर हम आइसोथायो बोलेंगे। और फिर उसके बाद नॉमेनक्लेचर के संदर्भ में और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे, बट दिस इज एन एग्जांपल जस्ट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ लिगेंड्स आर प्रोसीडिंग। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, लिगेंड जो है वो उनके कैटेगराइजेशंस हुए हैं, या ये कह लीजिए उनका विभाजन हुआ है कई बेसिस पर। ओके, देयर इज कैटेगराइजेशन ऑफ लिगेंड्स ऑन सेवरल बेसिस, एंड आई रियली वांट यू टू नोट इट डाउन वेरी वेरी केयरफुली कि किस तरह के कैटेगराइजेशन हुए हैं। ओके, एंड वी आर स्टिल टॉकिंग अबाउट लिगेंड्स। ना जो पहला कैटेगराइजेशन हुआ है वो हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। लिखिएगा, लिगेंड्स कैन बी कैटेगराइज्ड on the basis of charge. Ligands can be categorized on the basis of charge. Okay, अब चार्ज के बेसिस पर जब लिगेंड्स कैटेगराइज होते हैं तो तीन कैटेगरीज हैं, तीन प्रकार के लिगेंड्स हो सकते हैं। पहला प्रकार है जिसको हम कहते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड लिगेंड्स, या इन्हें एनायनिक लिगेंड्स भी कहा जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एनायनिक लिगेंड्स। एनायनिक लिगेंड्स भी कहते हैं, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स हैं। अब इसमें जितने भी लिगेंड्स नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, ओके, से फॉर एग्जांपल क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, साइनो, thiocyaneto, and so on. There is a full list of
negatively charged ligands. Okay, so we are talking about categorization of ligands, and the first basis is on the basis of charge. और जब on the basis of charge ये categorize होते हैं तो इसमें पहली जो category आती है उसको हम कहते हैं negatively charged. Now दूसरा, there are some ligands which are called positively charged ligands. Positively charged ligands, और इन्हीं ligands को हम लोग cationic ligand भी कहते हैं. They are not only called positively charged ligand, but they're also called cationic ligands. And say for example we have एक बहुत ही prominent example है NO+. Now this is a positively charged ligand, और इसका नाम है, this ligand is called, this is called nitrosonium ligand है. NO+ is called nitrosonium ligand. और फिर एक और एग्जांपल मैं आपको दे दूं, NO2+, और इसका नाम है नाइट्रोनियम. ओके, बहुत सारे हैं, हाइड्रोनियम, हाइड्रोजिनियम, अमोनियम, nitronium, nitrosonium. These are all examples of cationic ligands, positively charged ligands. So we have the first category, which is negatively charged ligands, anionic in nature. ये examples हैं. We have the second category, is positively charged ligands, cationic है. एक third category और है हमारे पास, और इन ligands को हम कहते हैं, they are called neutral ligands. And there is a full list, एक बहुत बड़ी लंबी list है neutral ligands की. और कुछ बहुत ही अच्छा neutral ligands की खासियत ये है, they are without a charge. Naturally they are neutral, so they are without a charge. For example, nitrosyl ligand. For example, carbonyl ligand. Okay. For example, amine ligand. For example, water ligand, and so on. Full list of ligands is there which are neutral. So the first basis of categorization of ligands is ligands are categorized on the basis of charge, and negatively charged ligands, positively charged ligands, neutral ligands, ये पहली कैटेगरी है जिसमें कि ligands को charge के basis पर divide किया गया है, और ये बहुत ही important categorization है. Okay, now let's go forward when we are still talking about ligands. Now ligands के bifurcation का या categorization का जो second basis है, पहला क्या था? On the basis of charge. जो second है, second basis of categorization is points of attachment. On the basis of points of attachment, ATTACHMENTS, points of attachment. On the basis of points of attachment, ligands are further categorized. Now, इसमें जो पहली कैटेगरी है, देखिए मैं यहां पर बना रहा हूं, फर्स्ट कैटेगरी ए. ओके, फर्स्ट कैटेगरी है, इसे हम कहते हैं, और ये बात आप जानते हैं पहले से, दे आर कॉल्ड मोनोडेंटेट ligands. Monodentate, I'm sorry, please excuse my writing, I'm really trying hard कि ये कुछ ठीक हो जाए, but let me try once again. Monodentate, चलिए पहले से बेहतर हो गया. Monodentate ligands. Now please understand, monodentate का मतलब क्या हुआ? Say for example, this is the ligand, and there is only one point of attachment. So जब वो central metal ion के नजदीक आता है, ये मेरा जो दाहिना हाथ है, ये वाला मुट्ठी जो बनी है, मान लीजिए central metal atom या ion है, और ये मेरा जो दूसरा हाथ है, ये ligand है, और ये ligand है, इसमें एक ही point of attachment है,
and the central metal, the ligand comes and attaches to the central metal ion on one point of attachment, okay, one point of attachment. तो ऐसे सभी ligands जो central metal ion से वन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट पर जुड़े हों, किसी एक बिंदु द्वारा जुड़े हों, किसी एक स्थान द्वारा जुड़े हों सेंट्रल मेटल आयन से, ऐसे सभी लिगेंड्स को हम मोनोडेंटेट लिगेंड कहते हैं. मोनोडेंटेट लिगेंड्स आर दोज व्हिच आर अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल आयन ऑन वन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट. देयर इज वन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट. ओके, अब मानी बात है कि अगर वन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है तो हाउ मेनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन डोनेटेड? हाउ मेनी? one lone pair of electron donated, one point of attachment. और ऐसे सभी ligands को हम कहते हैं monodentate ligands. So monodentate ligands की एक परिभाषा है. What are monodentate ligands? Monodentate ligands are those ligands which are attached to the central metal ion at one point of attachment. Because there is one point of attachment, the number of electron pairs donated is also one. Okay, and then there are plenty of examples of monodentate ligands. अगर आप चाहें तो कुछ examples आप लिख भी सकते हैं. जितने भी examples अभी तक आपने देखे हैं, ज्यादातर examples क्लोरो, ब्रोमो, अमीनो, एक्वो, साइनो and so on. These are all monodentate ligands. ये क्लोरो, ब्रोमो, अमीनो ये न्यूट्रल है, पानी न्यूट्रल है, साइनो यूनि नेगेटिव है. Monodentate ligands having one point of attachment. Now let's move forward. दूसरी कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं bidentate ligands. Bidentate ligand. Now what are bidentate ligands? Listen carefully. Once again, this is the central metal ion. एटम या आयन, ये मेरा जो मुट्ठी है ये सेंट्रल मेटल एटम या आयन है. ये हमारा लिगेंड है और इसमें दो पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट है. सो सेंट्रल मेटल एटम और आयन एंड द लिगेंड हियर व्हिच इज अ बाइडेंटेट लिगेंड, इट इज अटैचिंग टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन ऑन टू प्लेसेस. देखिए इस तरह से ये सेंट्रल मेटल एटम और आयन है. पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज ऑन टू प्लेसेस. पहला ये, दूसरा ये. ध्यान रखिएगा लिगेंड एक ही है लेकिन पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट दो हैं. लिगेंड एक ही है, पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट दो हैं. ऐसे लिगेंड्स जो सेंट्रल मेटल आयन से दो स्थानों से जुड़े हों, ऐसे लिगेंड्स को हम क्या बोलते हैं? बाइडेंटेट लिगेंड. दे आर कॉल्ड बाइडेंटेट लिगेंड्स. सो बाइडेंटेट लिगेंड्स आर दोज ligands which are attached to the central metal atom or ion on two positions. और मानी बात है कि अगर दो पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट है तो number of electron pairs donated is also 2. 2 points of attachment simply means that they are attached to the central metal atom or ion by on two places. Example आपका इसका लिख लीजिएगा. Example लिख लीजिएगा. Oxalato ligand. ठीक है? Oxalato ligand C2H4 2 negative, C2O4 2 negative, C2O4 2 negative. This is oxalato. Then there is another very prominent example और वो है CH2 NH2 whole twice. इसे हम कहते हैं इथिलीन डायमीन. C2NH2 whole twice and 2 negative. This is ethylene diamine. इसी को पॉपुलरली लिखा जाता है इस तरह से EN, ethylene diamine. This is also a bidentate ligand. Okay. फिर इसी तरह से एक तीसरी कैटेगरी और है जिसको कहा जाता है ट्राइडेंटेट. ऑफ कोर्स वी कैन कीप मूविंग फॉरवर्ड. ओके, ट्राइडेंटेट है. ट्राइडेंटेट का एग्जांपल लिख लीजिए. ट्राइडेंटेट इसको कहते हैं
NTA, nitrilo triacetic acid. Nitrilo triacetic acid is an example of a tridentate ligand. Okay, example of a tridentate ligand, nitrilo triacetic acid. Okay, और इसी तरह से करते करते जब हम लोग आगे चलते हैं तो यहां हमको मिलेगा, फिर ये बात आप अच्छे से जानते हैं इसलिए मैं ये रेफर कर रहा हूं, ए हेक्साडेंटेट लिगेंड. नाउ व्हाट इज ए हेक्साडेंटेट लिगेंड? हेक्सा का मतलब क्या हो गया? 6. हेक्सा का मतलब 6. इसका मतलब ये हेक्साडेंटेट लिगेंड वो है जो सेंट्रल मेटल आयन से 6 पॉइंट्स पर जुड़े हुए हैं. ओके, और एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है और वो है हेक्साडेंटेट लिगेंड का, वो है EDTA, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड. इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड इज अ वेरी वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ ए हेक्साडेंटेट लिगेंड. सो ये जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. लिगेंड्स जो है वो 2 भागों में कैटेगराइज किए गए हैं. पहला बेसिस ऑफ कैटेगराइजेशन चार्ज है, एनायनिक लिगेंड्स, कैटायनिक लिगेंड्स, न्यूट्रल लिगेंड्स. और फिर जो दूसरा जो बेसिस ऑफ कैटेगराइजेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट, यानी कि जितने पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट होंगे उनके बेसिस पर लिगेंड्स को कैटेगराइज किया गया है. सो मोनोडेंटेट, डेंटा मतलब दांत होता है, मोनोडेंटेट मतलब डेंटा कहीं कहीं पर दांत लेकर कहीं क्लॉज, पंजा जैसे नहीं होता वो चीज. सो एक पॉइंट पर जुड़ा हुआ है, 1 पॉइंट ऑफ अटैचमेंट मोनोडेंटेट, 2 points of attachment bidentate, 3 points of attachment tridentate, 4 tetradentate 4, pentadentate 5, hexadentate 6 points of attachment है, and there are 6 points of attachment naturally. अब आप ध्यान से सुनिए, मोनोडेंटेट लिगेंड सिंगल पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है. अब ध्यान दीजिएगा, ये सेंट्रल मेटल आयन है, ये लिगेंड है जो सेंट्रल मेटल आयन से जुड़ा हुआ है. ये मेरे दोनों हाथ मिला करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है. इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एक सिंगल कोऑर्डिनेट बॉन्ड है. ठीक है ना? अगर हमें इसे डिसोशिएट करना है तो ये बॉन्ड टूट जाए, किसी तरह से ये बॉन्ड तोड़ दिया जाए, बॉन्ड टूट जाएगा और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डिसोशिएट हो जाएगा, डिस्टेबलाइज हो जाएगा. बाइडेंटेट लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन से 2 पॉइंट्स पर जुड़ा हुआ है, 2 पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट. ठीक, अब मुझे ये बताइए, मोनोडेंटेट लिगेंड वाले कंपाउंड को तोड़ना आसान है या बाइडेंटेट वाले को? मानी बात है, करेक्ट. बाइडेंटेट पड़ेंगे, जब तक ये दोनों बॉन्ड नहीं टूटेंगे तब तक कंपाउंड डिसोशिएट नहीं होगा. इसी तरह से देखिए ट्राइडेंटेट, नाइट्रिलो ट्राइएसिटिक एसिड, 3 पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट. नाउ इमेजिन हेक्साडेंटेट लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन से 6 पॉइंट्स पर अटैच्ड है. इसका मतलब ये है बाकियों के मुकाबले बहुत अधिक स्टेबल होगा, क्योंकि ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को डिसोशिएट करना या उनको डिसइंटीग्रेट करना, उनको तोड़ना बहुत मुश्किल है. जहां लिगेंड ने 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करके 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना करके और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्थापना करी है. सो इफ सच ए कंपाउंड हैज टू बी ब्रोकन, देन 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स हैव टू बी ब्रोकन इन ऑर्डर टू डिसोशिएट सच कंपाउंड्स. एंड दैट इज व्हाई हेक्साडेंटेट लिगेंड्स make very very stable complex compounds. EDTA is one example of a hexadentate ligand. एक और छोटी सी बात है, ये सेंट्रल मेटल एटम या आयन है, ये लिगेंड है. ऐसे करके देख लीजिए, ये सेंट्रल मेटल एटम है, ये लिगेंड है, और ये दोनों आकर के जुड़ गए, एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड बना. देखिए मेरे दोनों हाथ बिल्कुल एक लाइन में है, स्ट्रेट चेन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया ना, मोनोडेंटेट लिगेंड. अब देखिए अगर बाइडेंटेट लिगेंड आकर के जुड़ेगा तो ऐसे जुड़ेगा, right? So what do you see over here? A ring-like structure. कुछ थोड़ा रिंग जैसा कुछ दिखाई दे रहा है ना. ये सेंट्रल मेटल आयन है और ये बाइडेंटेट लिगेंड इस तरह से आके जुड़ गया. ए रिंग-like structure is formed. और केमिस्ट्री की भाषा में या कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस की भाषा में इन्हें हम चीलेट्स बोलते हैं. कि कोई लोग चीलेट बोलते हैं, कुछ लोग कीलेट बोलते हैं. इट्स द सेम थिंग. सो what are चीलेट्स, what are कीलेट? These are ring-like complex compounds which are formed by polydentate ligands. What are polydentate ligands? मोनोडेंटेट के अलावा जितने लिगेंड्स वो सभी हम पॉलीडेंटेट लिगेंड कहते हैं. सो अब देखिए यहाँ पर
a ring like structure is formed, chelate. अगर 3 होगा तो ये रिंग थोड़ा और मजबूत हो जाएगा, 4 होगा तो रिंग थोड़ा और मजबूत हो जाएगा। इस तरह से 6 लिगेंड्स, अगर 6 पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट होंगे हेक्साडेंटेट लिगेंड, तो जो रिंग बना होगा बड़ा स्ट्रांग होगा। यानी चीलेट्स जो हैं, चीलेट्स की स्टेबिलिटी लॉन्ग चेन या स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स के मुकाबले कहीं अधिक ज्यादा होती। चीलेट्स, रिंग लाइक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी एज कंपेयर टू स्ट्रेट चेन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सो ये हो गया हमारा लिगेंड्स के बारे में। आई होप यू हैव टेकन नोट्स एंड यू आर आल्सो डूइंग स्क्रीनशॉट्स इफ रिक्वायर्ड। नाउ जल्दी से हम लोग प्रोसीड करेंगे, 2-3 चीजें बची हुई हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर किसे बोलते हैं? ओके, हेडिंग डाल लीजिएगा, व्हाट इज अ कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन नंबर किसी भी सेंट्रल मेटल एटम या आयन से, मान लीजिए हमारा सेंट्रल मेटल एटम आयन है, इससे जितने भी ग्रुप्स जुड़े होंगे, मान लीजिए ये 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं इस तरह से, तो इस सेंट्रल मेटल एटम या आयन से जितने भी ग्रुप जुड़े होंगे वही इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। सो यहां पर सेंट्रल मेटल एटम आयन से 6 जुड़े हुए हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। नाउ व्हाट कोऑर्डिनेशन नंबर, बहुत ध्यान से इसको नोट कर लीजिए, प्लीज नोट इट डाउन। कोऑर्डिनेशन नंबर is defined as coordination number is defined as number of monodentate ligands. Please write every word very carefully because everything means a lot. Coordination number is defined as number of monodentate ligands. Number of monodentate ligands attached to the central metal atom or ion. Attached to the central metal atom or ion. Attached to the central metal atom or ion. Full stop. Coordination number may also be defined as the number of electron pairs. Coordination number may also be defined as number of electron pairs donated by a ligand. बहुत केयरफुली लिखिएगा क्योंकि ये बातें इतनी क्लैरिटी के साथ और जगहों पर यूजुअली अवेलेबल नहीं होती, इसलिए बड़ा कंफ्यूजन होता है। सो 2 डेफिनेशंस मैंने आपको लिखाई। पहली बात, कोऑर्डिनेशन नंबर is defined as the number of monodentate ligands attached to the central metal atom or ion. दूसरी बात, coordination number is also defined as the number of electron pairs donated by a ligand to the central metal ion. Now ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको गौर से देखिएगा। देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि मान लीजिए हमारा क्लोरो लिगेंड जो है ये मोनोडेंटेट लिगेंड्स है, ठीक। सो अगर मान लीजिए हम एग्जांपल ले लें, जस्ट लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर हियर। सो ये मान लीजिए हमारा सेंट्रल मेटल एटम है और इसके साथ 6 मोनोडेंटेट लिगेंड्स आकर के जुड़ गए, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 6. Why 6? Because 6 monodentate ligands are attached to the central metal atom or ion, and chloro, bromo, iodo, plenty, all of them are monodentate. Amine, aquo, cyano, thiocyano, isothiocyanino, etc. all are monodentate ligands. So there are 6 monodentate ligands attached to the central metal atom or ion, and therefore coordination number is equal to 6. Now let's take another very important lesson here. हमारे पास ये bidentate ligand है, okay? So this is a bidentate ligand. Ethylene diamine is a bidentate ligand, और हम जानते हैं bidentate ligands का मतलब क्या हुआ? They have 2 points of attachment, which means bidentate ligand has donated 2 electron pairs to the central metal atom or ion. So अब देखें यहां पर आप,
ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम या आयन है और 3 इथिलीन डायमीन आकर के जुड़े हैं। अब मुझे बताइए यहां पर सोच करके कि सेंट्रल मेटल एटम या आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। Now you can write in the chat box and let me see what you're writing. Okay, when there are 3 ethylene diamine attached to the central metal atom or ion, where 3 ethylene diamine, very good, absolutely correct, सबने बहुत ही बढ़िया जवाब दिया है। सो एक इथिलीन डायमीन ने 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स डोनेट किए, सो 3 इथिलीन डायमीन ने कुल मिलाकर के 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए हैं, which means the coordination number is once again 6। इसीलिए मैंने ये दोनों डेफिनेशंस आपको लिखवाई। नॉर्मली क्या होता है, किताबों में केवल पहली वाली बात होती है, द नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच्ड टू अ सेंट्रल मेटल आयन इज इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। ये बात सिर्फ मोनोडेंटेट लिगेंड्स पे लागू होती है, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स पे लागू नहीं होती। अब अगर मान लीजिए हम लोग यही वाली पहली वाली जो डेफिनेशन उसको हम यहां लागू कर दें, तो नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल आयन इज इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर, तो यहाँ तो लिगेंड तो सिर्फ 3 ही है। सो अगर 3 लिगेंड्स हैं तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। वो इसलिए क्योंकि इथिलीन डायमीन एक बाइडेंटेट लिगेंड है और इसने 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए हैं सेंट्रल मेटल एटम या आयन को, एंड दैट इज व्हाई फॉर एवरी बाइडेंटेट लिगेंड 2 electron pairs have been donated, so altogether 6 electron pairs have been donated. That is why coordination number is equal to 6. Okay, and one last thing and then we will go into question answer. कुछ एक questions अगर आपके पास होंगे पूछने के लिए तो आप उसको पूछ सकते हैं। and the last is charge on charge on complex ion. How do we define the charge on the complex ion? Say for example, CO NH3 whole 6. Now इस कॉम्प्लेक्स, ये मान लीजिए ये कॉम्प्लेक्स आयन है, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स आयन। ओके, ये पहला एग्जांपल में दे रहा हूं, ये कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर क्या चार्ज होगा। अब इसको समझिएगा कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स आयन पर चार्ज डिटरमिन करते कैसे हैं। इसको ध्यान सुनिए, द चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ द चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल आयन एंड द लिगेंड। द एल्जेब्रिक सम ऑफ द चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड। इसका मतलब यह है कि हमें इन दोनों का, सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड का चार्ज मालूम होना चाहिए। अब जो हमारा लिगेंड है ये हम जानते हैं पहले से कि ये एक न्यूट्रल लिगेंड है। इसका मतलब यह है कि लिगेंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं है और हमारा कोबाल्ट जो है वो ट्राई पॉजिटिव है। अब सो देख लीजिए आप, इस टोटल के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, +3। वाई +3? बिकॉज charge on central metal ion is +3, whereas charge on ligand is 0, and that is why overall charge on complex ion will be +3 because it is the algebraic sum of the charges on central metal ion and ligand. Let's take up another example, slightly more complicated, thoda sa. Okay, now CO NH3 whole 5 Cl। थोड़ा सा फर्क है, देखिए यहाँ पर 6 अमीन था, यहाँ अमीन केवल 5 है और 1 हुआ है। अब हम बताएं इस कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर चार्ज क्या होगा। तो लेट अस बिगिन फ्रॉम हियर। Cl के ऊपर क्या चार्ज होता है, -1। अमीन के ऊपर क्या चार्ज है, 0। कोबाल्ट के ऊपर क्या चार्ज है, +3। इसका मतलब +3 0 -1 +3 0 -1 क्या चार्ज हो जाएगा टोटल, +2। So charge on this complex ion is +2. How do we know? Because it is the algebraic sum of the charges on the central metal ion and on ligands. आप लोग जवाब भी लिखते चल रहे हैं, वेरी गुड, +2, वेरी गुड। केवल 2 नहीं है, बुशरा, शशांक, अनुराधा, दिस जस्ट नॉट 2, इट इज +2। देखिए आप में से कई लोगों ने, प्रांजल, कई लोगों ने जवाब दिया, आस्था, अनुराधा, वेरी गुड, बहुत से लोगों ने जवाब दिया है। बट ध्यान रखिएगा, यस ओजस्विता, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, इट्स +2। चार्ज इज
plus 2, it is the algebraic sum. Okay, and one last example and then we will move on. For example, CO. NH3 whole thrice Cl3. CO NH3 whole thrice Cl3. We have to determine the charge on the complex ion. Let's see over here. यहाँ पर 3 Cl हैं और एक Cl के ऊपर सिंगल नेगेटिव होता है, तो 3 के ऊपर -3, ये है 0, ये हम पहले से जानते हैं, ये है +3, तो +3 0 -3. What is the charge on the complex species? 0. So this is a neutral complex compound. This is a cationic and this is a cationic complex compound. एक और एग्जांपल ले लें ताकि उससे आपको आइडिया लग जाएगा. FeCN6, इसके ऊपर क्या चार्ज होगा? अब आप देखिए, यहां पर बहुत केयरफुली देखिएगा, साइनाइड यूनी नेगेटिव लिगेंड. अब ये बात आपको, इसका मतलब ये बात आपको पहले से मालूम होना चाहिए कि किस लिगेंड के ऊपर किस तरह का चार्ज है. अगर नहीं मालूम होगा तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. तो साइनाइड के ऊपर सिंगल नेगेटिव चार्ज होता है, तो 6 साइनाइड के ऊपर कितना हो जाएगा? 1 के ऊपर 1 है तो 6 के ऊपर हो जाएगा -6. और ये है आयरन इन द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. ओके, सो -6 +2, टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? -4. So the charge on the complex ion is the algebraic sum of the charges on the central metal ion and the ligand. और इस तरह से हमें किसी भी complex ion के ऊपर हमको चार्ज मालूम पड़ता है. और आप लोग सब लोग आंसर्स दे रहे हैं, चैट बॉक्स में मुझे दिख रहा है. It is brilliant, it is wonderful, really appreciate your contribution. So with this we come to an end of today's discussion. मेहरबानी से आप इसको अगर नोट कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स आइएगा, so that when you are preparing for your examination you can take it forward. Okay, all right, so we have about 4-5 minutes. अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो अपना हैंड रेज कीजिएगा. ओके, सलोनी, गो अहेड, आस्क योर क्वेश्चन. So in the very last example, where we have the FeCN6, how we come to know that the Fe has a +2 charge, since the Fe has +2 and +3 both the oxidation states? So how we determine it? Okay, so whether iron is in the +2 oxidation state or iron is in the +3 oxidation state, this will depend upon the number of positive charges which are present outside the complex part. Okay, outside the square bracket. So if it is K3CN6, it will simply mean that iron is in the +3 oxidation state. If it is K4FeCN6, then it will mean that iron is in the +2 oxidation state. So it will depend on what is present outside the square bracket. Okay, right. Anyone else, if you want to ask anything, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं. हालांकि I have deliberately tried to go very slow with the discussions today, but if still there is a, okay, Durgesh, go ahead. हेलो सर. गुड मॉर्निंग दुर्गेश, बताइए. सर ये जो लिगैंड है, इन लिगैंड की स्टेबिलिटी कैसे डिफाइन करेंगे? मतलब कि जितने अधिक इनसे एटम जुड़े रहेंगे वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा? नहीं, लिगैंड की स्टेबिलिटी के बारे में यहाँ पर कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है. लिगैंड का टोटल काम है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना. ओके, सो हम लिगैंड की स्टेबिलिटी को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग कैपेसिटी के फॉर्म में हम डिस्कस कर सकते हैं. तो कॉम्प्लेक्स आयन में कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ता है सर? किस पर? किसका? लिगैंड की स्टेबिलिटी से. नहीं, आप समझ नहीं रहे बात को. लिगैंड स्टेबल तब माना जाएगा जब वो सेंट्रल मेटल आयन से बहुत आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके जुड़ जाए. अगर हमारे पास एक लिगैंड है
और वो आसानी से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके सेंट्रल मेटल आयन से जुड़ रहा है, तो वो लिगैंड प्रभावशाली है और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाए। नंबर ऑफ एटम्स के बढ़ने से लिगैंड की स्टेबिलिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां पर लिगैंड की स्टेबिलिटी को हम उसके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी के रूप में स्टडी करते हैं, ना कि और किसी फॉर्म में। लिगैंड डिसोशिएट नहीं होता। अगर आप वो सोच रहे हैं कि जैसे कंपाउंड जाएगा क्या लिगैंड टूट जाए, नहीं, लिगैंड के टूटने की बात नहीं। लिगैंड का काम ही है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना। सो यदि वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है आसानी से, तो वो स्टेबल कंपाउंड्स की स्थापना। तो सर यस नेहा, गो अहेड। गुड मॉर्निंग सर। जी बोलिए। ये जो अभी चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन में हम लोगों ने लास्ट वाला किया, सर हाउ कम यू नो दैट Fe इज इन +2 स्टेट? सर वही क्वेश्चन है। तो देखिए स्नेहा, मैंने अभी 2 मिनट पहले इस सवाल का जवाब दिया था। यू नॉट लिसनिंग, व्हिच मींस whether iron is in the +2 oxidation state or is it in the +3 oxidation state will depend upon what is present outside the square bracket. So if it is K3 FeCN6, iron is in +3 oxidation state. If it is K4 FeCN6, then iron is in +2 oxidation state. Sir, I heard it, but how come you know that is it K3 or K4? मैंने फेरस आयन का एग्जांपल लिया, फेरिक का एग्जांपल ले लीजिए। हाउ डज इट मैटर? इट डजंट मैटर। मैंने एग्जांपल लिया जिसमें आयरन +2 है, आप एग्जांपल ले लीजिए जिसमें आयरन +3 है, तो ओवरऑल चार्ज पर क्या फर्क पड़ेगा बताइए? अगर FeCN6 है जिसमें आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो चार्ज -4 था, और अगर आयरन फेरिक आयन के फॉर्म में है तो चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा? -3। बस हो गया, खत्म। यही है। As the charge on the central metal ion will change, the charge on complex ion will also change. जी। Yes sir. सर जो बोलिए। वाला पार्ट था वो आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। I cannot understand anything what you saying. सर जो चिलेटिंग वाला पार्ट आप जी बोलिए स्नेहा, बोलिए। सर जो चिलेटिंग वाला सेक्शन आपने बताया था पॉइंट ऑफ अटैचमेंट में, जी वो एक बार री एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखिए, चिलेट्स किसे बोलते हैं? चिलेट्स जो है वो रिंग लाइक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को कहते हैं। नॉर्मल कोर्स में हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड स्ट्रेट चेन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। तो अगर ये सेंट्रल मेटल आयन है, ये लिगैंड है, और लिगैंड मोनोडेंटेट है, तो वो एक पॉइंट पर आकर के जुड़ जाएगा, स्ट्रेट चेन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया। जो सेकेंड कैटेगरी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की है वो बाइडेंटेट लिगेंड्स की है। सो ये सेंट्रल मेटल आयन है, 2 पॉइंट्स पर आकर के हमारा लिगेंड आके जुड़ा है, तो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन गया है। ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनमें रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है, इन्हीं को हम चिलेट्स बोलते हैं। तो रिंग में 2 पॉइंट ऑफ अटैचमेंट हो सकता है, 3 पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट हो सकता है, 4 पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट हो सकता है। और आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन जो लिगेंड है उसका स्ट्रक्चर आपने देखा है। it's a big ring like structure, and that ring like structure is because of the presence of 6 points of attachment. Now मैंने ये भी बताया था, अगर सिंगल पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है तो अगर यही एक बॉन्ड टूट जाएगा तो ये कंपाउंड डिसोशिएट कर जाएगा। लेकिन अगर 2 पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट है तो इस कंपाउंड को डिसोशिएट करने के लिए हमें दोनों बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ेगा, यानी इसके मुकाबले यहां ज्यादा एनर्जी लगेगी। अगर 3 पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट है तो इसको कंपाउंड को तोड़ने के लिए 3 बॉन्ड्स तोड़ने पड़ेंगे। अगर 6 पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट है तो ऐसे कंपाउंड को तोड़ने के लिए 6 बॉन्ड्स तोड़ने पड़ेंगे। नेचुरली लार्जर द नंबर ऑफ बॉन्ड्स रिक्वायर्ड टू बी ब्रोकन, larger amount of energy will be required and therefore greater will be the stability. इसीलिए यहाँ जहाँ 2 points of attachment है, 2 bonds तोड़ना पड़ेगा, इसके मुकाबले स्ट्रेट चेन के मुकाबले यहाँ ज्यादा एनर्जी नहीं लगेगी। इसीलिए हम कहते हैं रिंग लाइक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जिन्हें या कीलेट्स कहा जाता है, they have slightly greater stability. Why? Because more energy will be required to break larger number of bonds and hence they will be having greater stability as compared to straight chain complex compounds. ठीक? Okay, Ganesh, last question. Ganesh, go ahead. सर वो जो +2 और सर +3 बताए थे सर, फेस एक्सप्लेन कीजिए सर, वो क्लियर नहीं हो रहा है कि किस स्टेज में हम जान नहीं। सर वो FeCN6 वाला जो था,
कि Fe का सर ऑक्सीडेशन इसे चलिए मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, इसको आप देख लीजिए। K3 Fe CN6, दूसरा है K4 Fe CN6, ठीक। K3 Fe CN6, K4 Fe CN6। यहां देखिएगा, ये जब डिसोशिएट करेगा तो बनेगा 3K+, ठीक। गणेश, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, गणेश, आपको दिखाई भी दे रहा है, मेरी आवाज सुनाई भी दे रही, राइट? यस सर, यस सर। गुड। सो K3 Fe CN6 है, ये जब डिसोशिएट होगा तो पहला बनेगा 3K+, प्लस, इसको बहुत केयरफुली देख लीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन, और जितने लोग जुड़े हैं सब लोग बहुत केयरफुली देख लीजिएगा। Fe CN6। अब ध्यान सुनिए, ये पूरा न्यूट्रल है, इसीलिए तो कंपाउंड है। अब जब इसको हम डिसोशिएट करेंगे तो अगर यहां पर 3K+ है, यानी 3 पॉजिटिव है, तो यहां पर क्या होना चाहिए? 3 नेगेटिव। आर यू अंडरस्टैंडिंग गणेश? यस सर, यस सर। ये कंपाउंड पूरा न्यूट्रल कंपाउंड है, राइट? इसको जब हम डिसोशिएट कर रहे हैं तो अगर कैटायनिक पार्ट में 3 पॉजिटिव चार्ज है तो एनायनिक पार्ट में 3 नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। यस सर। राइट। नाउ साइनो ग्रुप में -6 चार्ज है, क्योंकि एक साइनाइड पर 1 नेगेटिव होता है, तो 6 साइनाइड पे 6 नेगेटिव होगा। तो अगर ये -6 है और टोटल -3 है तो आयरन पर क्या चार्ज हो जाएगा? बोलो। +3 सर। +3। इस तरह से हमें मालूम पड़ा कि आयरन फेरस आयन है कि फेरिक आयन है। इधर देखिएगा, इसको हम डिसोशिएट कर रहे हैं, ठीक। K4 Fe CN6, 4K+ प्लस Fe CN6। ध्यान से देखिए, यहां 4 पॉजिटिव है, तो यहां कितना होना चाहिए? 4 नेगेटिव। 4 नेगेटिव। साइनाइड के ऊपर कितना है? -6। तो अगर साइनाइड पर -6 है, टोटल -4 है, तो आयरन पर क्या चार्ज हो जाएगा? +2। यस सर, अब क्लियर है सर। बात समझ आ गई आपको? यस सर, थैंक यू सर। तो ये देखिए, अब आप होगा ये ना कि जब आप कंपाउंड्स को स्टडी करना शुरू करेंगे, मेरा सुझाव ये है, अगर आप लोगों के पास कोई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किताब है जिसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर है, तो आप वो किताब उठाइए, जितने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आपको दिख रहे हैं सबका कोऑर्डिनेशन नंबर लिखिए, सबका चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन लिखिए, सबका चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन लिखिए, सबके चार्ज ऑन लिगेंड लिखिए, बैठ करके प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आसानी से उतना सही कर पाएंगे। यू हैव टू स्पेंड सम टाइम प्रैक्टिसिंग। द मोर यू प्रैक्टिस द इजियर इट विल बिकम फॉर यू, अदरवाइज कंफ्यूजन की पॉसिबिलिटी बन सकती है। ओके, सो विद दिस वी विल कम टू एन एंड फॉर टुडेज लेक्चर, और समय हो गया है हमारा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, और मेहरबानी से नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। बाय।